नमस्कार, मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वेल्डर ट्रेड के पाठ्यक्रम में अंकित स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप एंड डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड पाइप वेल्डिंग के बारे में आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। मेरा नाम अफसनी सिंह है और मैं वेल्डर की इंस्ट्रक्टर हूँ। सबसे पहले हम प्रशिक्षण का सारांश देख लेते हैं कि हम आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पाइप क्या होता है, जॉइंट्स कैसे होते हैं पाइप में, रिजिड जॉइंट्स क्या होता है पाइप का, एनपीएस क्या होता है आपका, पाइप लेंथ क्या है, थिकनेस क्या होती है पाइप की, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइपिंग मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप क्या है, सीमलेस पाइप, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप, पाइप वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग यूज्ड इन पाइप, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, पाइप वेल्ड्स कौन कौन से लेते हैं आप, सॉकेट वेल्ड, बैट वेल्ड क्या होता है, पाइप वेल्डिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं, पाइप वेल्डिंग पोजीशंस कौन सी होती हैं, रोल वेल्डिंग क्या होती है एंड डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड पाइप वेल्डिंग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पाइप क्या होता है। तो पाइप जो है वो किसी भी प्रकार के खोखले या ट्यूबुलर सेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, पाइप कह सकते हैं। जनरली इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का खोखला सिलेंडर होता है। तो इसका प्रयोग द्रव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पाउडर स्लरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दो तरीके के पाइप हमारे संज्ञान में आते हैं, एक तो होते हैं पतले थिन वॉल पाइप और दूसरा थिक वॉल पाइप हम लोग लेते हैं। थिन वॉल पाइप क्या होता है, इसकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो 3 से 8 mm के लगभग होती है। और थिक वॉल पाइप में जो मोटाई है अगर 8 mm से ऊपर की है तो हम उसे थिक वॉल पाइप कंसिडर कर देते हैं। इनका प्रयोग जो है वो सामान के आधार पर किया जाता है कि थिन वॉल पाइप करेंगे या थिक वॉल पाइप करेंगे, जैसा आपका प्रेशर डिसाइडेबल होगा उस तरीके से हम, फ्लूइड का प्रेशर डिसाइड होगा उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वॉल पाइप चूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो पाइप है, अब एक पाइप में तो मटेरियल इधर से उधर जा नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पाइप को आपस में ज्वाइंट करने की, ताकि हमें जहां से जहां तक लेके जाना है उसको हम वहां पर लेके जा सकें। तो इसमें आप देख रहे हैं हम पाइप को कैसे जोड़ सकते हैं। तो पाइप को हम लोग जोड़ सकते हैं आपका थ्रेड से काटकर, सॉकेट से काटकर, फ्लेंज है, नट बोल्ट है, वेल्डिंग है, इन सबसे काटकर हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, पाइप थ्रेडिंग, सॉकेट ज्वाइंट है, इस तरीके से भी पाइप को जोड़ा जा सकता है, नट बोल्ट तरीके से जोड़ा जा सकता है, फ्लेंज तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि पहले देख लेते हैं कि पाइप ज्वाइंट्स होते कितने प्रकार के हैं। तो ज्वाइंट्स जो है पाइप में वो हमने 3 तरीके से डिवाइड कर रखे हैं। पहला होता है आपका रिजिड ज्वाइंट, दूसरा है आपका सेमी रिजिड ज्वाइंट, तीसरा है आपका फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। तो रिजिड ज्वाइंट जो होता है उसमें आते हैं वेल्डिंग और फ्लेंज ज्वाइंट। रिजिड ज्वाइंट मतलब कि इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, परमानेंटली ये फिक्स्ड हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में। सेमी रिजिड ज्वाइंट में आप ले सकते हैं सॉकेट एंड स्पाइगॉट ज्वाइंट, नट एंड बोल्ट ज्वाइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब जरूरत है इनमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप दे सकते हैं और मोशन प्रोवाइड होता है। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स जो होते हैं इनमें कुछ सर्टेन एंगल का डिफ्रैक्शन भी होता है, अराउंड 5 से 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन भी प्रोवाइड हो जाता है, ये टूटते नहीं है। और इसमें हम कंसिडर करते हैं मैकेनिकल रबरलिंग और टाइलॉन काइंड ऑफ जॉइंट्स को लेते हैं। आज हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ रिजिड जॉइंट की बात करेंगे। रिजिड में जैसे कि मैंने आपको बताया, दो तरीके के ज्वाइंट होते हैं, फ्लेंज ज्वाइंट और वेल्डेड ज्वाइंट। तो फ्लेंज ज्वाइंट रिजिड है, जाहिर सी बात है, तो नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, एक परफेक्ट अलाइनमेंट आपको मिलता है, एक सीधी रेखा में ही ट्रेवल करते हैं, फिटिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। दूसरा है आपका वेल्डेड ज्वाइंट। वेल्डेड ज्वाइंट क्या होता है, कंटिन्यूअस पाइपलाइन अगर आपको बहुत लंबे समय तक रखनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो वेल्डेड ज्वाइंट्स किए जाते हैं पाइप में और उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये डायग्राम में जैसे कि दिख रहा है। अब हम ये पाइप जो है वो लेंगे कैसे, कैसे सेलेक्ट करेंगे कि पाइप जो है होता है, तो उसके लिए एक हमारे पास
यूनिट होती है एनपीएस। एनपीएस इज नॉमिनल पाइप साइज। ठीक है, पाइप को हम लोग नॉमिनल पाइप साइज में लेते हैं, या इसे नॉमिनल डायामीटर भी बोलते हैं, एनडी से डिनोट करते हैं, या फिर इसे नॉमिनल बोर एनबी भी बोलते हैं। ठीक है, एनपीएस जो होता है वो आउटर डायामीटर और इनर डायामीटर के बीच की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, एनपीएस बोल देते हैं, वही हमारा नॉमिनल पाइप साइज है। तो जनरली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि अगर 14 इंच से कम का है आपका पाइप, तो एनपीएस जो होता है वो कम होता है आउटर डायमीटर से ऑलवेज। लेकिन अगर 14 इंच या उससे ऊपर का डायमीटर का आप पाइप ले रहे हैं, व्यास का पाइप ले रहे हैं, तो एनपीएस जो होता है वो आप सेम ले सकते हैं, सेम एनपीएस बोल सकते हैं कि इसका ही आपका जो है डायमीटर का पाइप है। पाइप साइज, ये डायग्राम में हम बात कर रहे थे इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, तो इसमें से समझेंगे। ये जो पाइप है, ये मान लीजिए ये पाइप की बाहर वाली लेयर है। पाइप की जो बाहर वाली लेयर होती है वो हमेशा जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, कभी भी अगर हम डायमीटर साइज लेते हैं तो हम आउटर डायमीटर के कंसिडरेशन में उसकी बात करते हैं। तो आउटर डायमीटर आपका हमेशा फिक्स रहेगा। इनर डायमीटर जो है ये वेरी कर जाता है। कैसे वेरी करता है? आपकी थिकनेस के हिसाब से कि आप कैसी थिकनेस ले रहे हैं। और इन्हीं का जो अंतर होता है, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का जो अंतर है, वही आपका क्या कहलाता है, एनपीएस कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस थिकनेस की, कि पाइप थिकनेस जो है वो कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मली बोलें तो पाइप थिकनेस क्या हुई, डिफरेंस बिटवीन आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर क्या कहलाता है, आपका थिकनेस कहला सकती है पाइप की। तो हम देखते हैं कि थिकनेस जो है वो कैसे पता चलती है कि हम किस व्यास का पाइप लें तो क्या थिकनेस होती है। उससे पहले देख लेते हैं पाइप लेंथ क्या है। ठीक है, तो पाइप लेंथ लेंथ के हिसाब से दो तरीके से आती है। एक होती है आपकी सिंगल रैंडम, दूसरी है डबल रैंडम। सिंगल रैंडम में आपको 4.8 मीटर से 6.7 मीटर तक का आपको लेंथ मिलता है। पाइप इसके कटे हुए आते हैं। 5% का उसमें वेरिएशन होता है, क्योंकि पाइप जो होते हैं, हम आगे बात करेंगे, बिलेट से बनाए जाते हैं। तो एक हम सॉलिड मटेरियल लेते हैं, उससे हम लोग बिलेट बनाते हैं, तो एक्सटेंशन होता है तो वो पर्टिकुलर नहीं हो पाता, एक फिक्स लेंथ तक का नहीं होता है। तो कभी साइज जो है, लंबाई उसकी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो 5% का वेरिएशन हम लोग लेके चलते हैं। डबल रैंडम पाइप्स भी आते हैं जिनकी जो लेंथ है वो 10.5 से ऊपर हो या एवरेज हो, उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये डबल रैंडम पाइप है। फिक्स्ड भी आप अगर लेना चाहें तो आप फिक्स लेंथ के पाइप भी खरीद सकते हैं। पर फिक्स लेंथ के क्या होता है, थोड़ा महंगे पड़ते हैं, क्योंकि बाद में इनकी प्रॉपर एक लेंथ में कटिंग करनी पड़ती है और इस्तेमाल किए जाते हैं, मशीनिंग वगैरह की जाती है। तो इस वजह से डबल लेंथ पाइप जो है वो महंगे पड़ते हैं। ठीक है, पाइप थिकनेस शेड्यूल। पाइप थिकनेस शेड्यूल क्या होता है, थिकनेस नंबर जो आते हैं आपके पास में वो कुछ इन ग्रेड्स में आते हैं, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। इनको हम क्या बोलते हैं, थिकनेस शेड्यूल नंबर। तो अगर आपके पास मान लीजिए 5 बोर का पाइप है, 5 mm बोर का पाइप है, तो 5 इंच 5s 5 बोल देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 5 इंच के पाइप में 5 mm की क्या है, थिकनेस है। ठीक है, एसटीडी में भी कुछ इसको रेफर कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, कंसिडर मतलब ये है, ये जो नंबर दे रखे हैं इससे आपको साफ साफ देखने से पता चलेगा, आप जितना ज्यादा नंबर लेंगे, जैसे मान लीजिए 100 शेड्यूल का नंबर दिया, तो मतलब कि वो पाइप 100 शेड्यूल तक का मोटा होगा। ठीक है, या अगर मान ले 100 mm तक का वो मोटाई होगी उस पाइप में, तो जितना ज्यादा आप थिकनेस शेड्यूल नंबर होगा आपका, हम मान के चलेंगे कि आपके पाइप की मोटाई भी क्या है, उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो हायर द शेड्यूल नंबर हायर द थिकनेस। पाइप थिकनेस, स्टेनलेस स्टील की हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर स्टेनलेस स्टील की पाइप थिकनेस है तो उसके सामने क्या होता है, एस बना होगा, तो हम पता चल जाएगा कि ये स्टेनलेस स्टील पाइप की थिकनेस है। 4 ग्रेड्स में आते हैं ये भी, 5S, 10S, 40S और 80S ऐसे करके आते हैं, और ये स्टैंडर्ड ASME द्वारा दिया गया है आपका। तो ऐसे भी पाइप पहचाना जा सकता है कि आप कौन से शेड्यूल का पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मटेरियल के लिए। पाइप एंड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे कॉमन जो पाइप एंड है वो आपका है प्लेन एंड। ठीक है, बिवेल्ड एंड आते हैं, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है,
ये आपका बिवेल एंड होता है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर मशीनिंग करनी पड़ती है, कुछ एंगल पे ये कटिंग होती है। ये एंगल होता है आपका 37.5 डिग्री एंगल आप ले सकते हैं। तो बिवेल एंड थोड़ा सा टिपिकल होता है। थ्रेडेड एंड ऐसा बनाते हैं कि उस पे चूड़ियां बनी होती हैं और एक में इनर थ्रेड्स बने होते हैं, उसको उस पर रख के टाइट कर दिया जाता है। स्पेशल तरीके के स्पाइगॉट और बटरेस टाइप के भी पाइप एंड्स आते हैं, ताकि हम इजिली जो है वो पाइप को आपस में एक दूसरे से जोड़ सकें और रिक्वायर्ड लेंथ जो हमें चाहिए उस लेंथ तक जा सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइपिंग मटेरियल, पाइप देखते हैं हम लोग, क्योंकि पाइप का आपको पता है कि हर जगह इस्तेमाल होता है। चाहे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग में वेल्डिंग क्वालिटी के आप लोग पाइप्स इस्तेमाल करेंगे। प्लम्बिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्लम्बिंग में भी अलग अलग मटेरियल के पाइप्स इस्तेमाल होते हैं। सीवर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइपिंग के लिए। तो तीन तरीके से हमने इन्हें बांटा हुआ है, मेटल, नॉन मेटल और लाइंड या क्लैड में। तो मेटल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, चाहे आपने पहले भी पढ़ रखा है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस क्या होते हैं? जिनमें आयरन उपस्थित होता है। नॉन फेरस होते हैं इनमें आयरन उपस्थित नहीं रहता है। फेरस में आते हैं आपका कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील। नॉन फेरस में आगे आपके अलॉय सारे आगे, कॉपर का अलॉय, निकल, एल्यूमिनियम एंड अदर काइंड्स ऑफ अलॉय, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। नॉन मेटल्स में आता है पीवीसी हो गया, सीवीपीवीसी हो गया, पीपीआर हो गया, एचडीपी, जीआरपी, सीमेंट पाइप्स हो गए। जनरली बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन वर्क्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लिनन एंड क्लैड भी, रबर लाइंड हो गए, कुछ स्पेशल टाइप का ऑयल्स और फ्लूइड कैरी करने के लिए, पीटीएफई लाइंड, एफआरपी, ग्लास लाइन, सीमेंट लाइन। तो बहुत सारे मटेरियल्स का हम पाइप जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन वेल्डिंग के लिए जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर फेरस और नॉन फेरस मेटल्स की बात करेंगे और इन्हीं की वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पाइप जो है वो पहले बनाए किस तरह जाते हैं, चादरों से पाइप या बिलेट्स के थ्रू पाइप बनाए कैसे जाते हैं। बेसिकली दो तरीके से हम लोग पाइप कंसिडर करते हैं वेल्डिंग यहाँ पर जो बनाए जाते हैं। पहला होता है सीमलेस पाइप, दूसरा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप। सीमलेस पाइप जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एकदम सीधा है और इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है। ये ऐसे ढाल के मोल्डेड तरीके से बनाए जाते हैं, इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है। बहुत ही रॉबस्ट स्ट्रक्चर होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैरी कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्या होता है, कंपेरेटिवली थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं मार्केट में, ठीक है। सीमलेस पाइप क्या कैसे बनते हैं? एक हम लोग बिलेट लेते हैं, एक छड़ लेते हैं, ठीक है, उसको बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद उसको एक्सट्रूडर से, भट्टी से निकाला जाता है। एक्सट्रूडर से क्या होते हैं, ये इसके मटेरियल को क्या कर देते हैं, हॉलो कर देते हैं मैंड्रल डाल के, और इसको लंबा किया जाता है, ठीक है। फिर अलग अलग साइज में जो है इसको फर्नेस में टुकड़ों में भेजा जाता है इकट्ठा गर्म करने के लिए। उसके बाद अलग अलग साइज में जो है वो ठंडा करके जो है काट लिया जाता है और पॉलिश वॉलिश करके आगे भेज दिया जाता है। तो सीमलेस पाइप इस तरह से बनते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं पूरी प्रोसेस में कहीं भी जोड़ने के लिए किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया है, बस एक बिलेट ली गई है और उसमें मैंड्रल डाल के उसको खोखला किया गया और फिर उसको लंबा कर दिया गया एंड देन कूल करके उसकी कटिंग कर दी गई और ग्राइंड करके बाहर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से बनते हैं, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर होते हैं इनके, ठीक है। तो पहली चीज इसमें क्या होती है, वेल्डिंग ज्वाइंट नहीं होता है कोई भी, तो वीक नहीं हो सकते, इनमें कोई डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। सॉलिड बिलेट से बनते हैं, मजबूत होते हैं। साइज जो है आपको 1/8 इंच से 26 इंच तक का आप इतने तक बना सकते हैं। एफिशिएंसी इनकी 1 होती है, मतलब लगभग 100% एफिशिएंट होते हैं। हाई प्रेशर कैरी कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, रिफाइनरीज, ऑयल और एम कैटेगरी फ्लूइड और ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा को ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप आपने देखा होगा कि एक स्टील की चादर ली जाती है और स्टील की चादर को रोलर के बीच में, रोलर की मदद से मोड़कर उस पे हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्टैक्ट की मदद से यहाँ पर वेल्डिंग करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप वेल्डिंग करते हैं, चादर को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है, देखते हैं, ठीक है। तो रोल, मेटल शीट को रोल करके बनाया जाता है, जाहिर सी बात है।
पूरी इनको जोड़ा कैसे जाता है, आपने देखा लेंथ के अक्रॉस ही इनको जोड़ा गया है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रिप क्या होती है, जो भी आपको थिकनेस चाहिए उस थिकनेस की एक फ्लैट स्ट्रिप ली जाती है और ये बना दिया जाता है। ठीक है, कमी क्या है इसकी, कमी सबसे बड़ी कमी ये है आपकी कि जो वेल्ड जॉइंट होता है वो वीकर हो जाते हैं, जहां से आप पाइप को ज्वाइन कर रहे हैं वही ज्वाइंट क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सही से वेल्डिंग नहीं हुई है, तो वो ज्वाइंट वहीं से वीक हो जाता है और टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जबकि ये वाली कंडीशन जो है ये सीमलेस पाइप के साथ में नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं पाइप वेल्डिंग आपने की कैसे वहां पर। ठीक है, तो पाइप वेल्डिंग होती क्या है, जाहिर सी बात है स्थायी रूप से पाइप को जोड़ना एक निश्चित तापमान और निश्चित विधि के साथ में, तो उसे क्या बोलते हैं, पाइप वेल्डिंग कहते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके लिए आपको एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है, प्रॉपर सीखना पड़ता है। जैसे कि हमने डायग्राम में यहाँ दिखाया हुआ है प्लेट वेल्डिंग और पाइप वेल्डिंग। तो यहाँ पर प्लेट वेल्डिंग में आपने पढ़ा है कि पोजीशंस किस किस तरीके से रख से करते हैं। तो देख रहे हैं आप, पाइप है, चारों तरफ वेल्डिंग करनी है, तो इसको करना जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, परेशानी होती है इसको करने के लिए। एक चारों तरफ करना है, उसके लिए आपको फिक्सचर्स लगाने पड़ते हैं, रोटेशन करना पड़ता है या अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो काफी दिक्कतें आती हैं पाइप वेल्डिंग को करने के लिए। ठीक है, मेथड्स देख लेते हैं आप। लगभग मोस्टली टाइप ऑफ वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइप वेल्डिंग के लिए, जो आप प्लेट वेल्डिंग में इस्तेमाल करते थे, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या एमआईजी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। किसी भी विधि से आप पाइप को जोड़ सकते हैं। अभी हमने पाइप क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो इसमें सीमलेस और वेल्डेड पाइप पढ़े थे। वेल्डेड पाइप आप वेल्डिंग किन किन विधि से कर सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप 100 सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर सकते हैं। 100 में स्ट्रेट और हेलिकल टाइप वेल्डिंग होती है, इसमें सिंगल बी सीम और डबल सीम वेल्डिंग आप कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ERW बोलते हैं इसे। इसमें आप डायग्राम में जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ज्वाइंट आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा लॉन्गिट्यूड लंबाई के अक्रॉस में ये पूरा ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वैसे तो ये बहुत ही अच्छा होता है, ये आपको पूरा, और एक ही साइड पाइप में ये पूरी चादर है उसको गोल करके यहाँ पर वेल्डिंग कर दी गई है। इसमें अगर जंग नहीं लगी है, कोरोजन नहीं है, मेटल वीक नहीं हुआ है, तो ये ज्वाइंट बाहर से तो दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे ध्यान देने वाली बात जो है, ये फिलर मेटल के बिना बनाया जाता है। इसकी जो एफिशिएंसी फैक्टर होती है ये 0.85 के लगभग होती है। आउटर डायमीटर जो होता है इसका, आप 24 इंच तक का ले सकते हैं। ठीक है, अप टू 24 इंच, उससे ज्यादा बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, मीडियम प्रेशर एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डी कैटेगरी फ्लूइड यहाँ पर लेके जाते हैं, जैसे कि डी कैटेगरी फ्लूइड हो गया जो फ्लेमेबल ना हो, टॉक्सिक ना हो, ठीक है, या ह्यूमंस को डैमेज ना करते हो, इस तरीके के लिक्विड्स को आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कैरी करते हैं। ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग लगभग सेम होती है, बस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है ज्वाइंट को जोड़ने के लिए। और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि वहां पर क्या था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आप 24 इंच तक के ही पाइप को जोड़ सकते हैं, पर यहाँ पर आप बहुत बड़े पाइप साइज, लगभग 2 मीटर तक के पाइप साइज को आराम से जोड़ सकते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सेम ज्वाइंट अंदर से भी लगता है और बाहर से भी सेम जगह पर एक ज्वाइंट लगाते हैं। तो ये जैसे आपने वहां पर देखा था, स्ट्रेट सीम और डबल स्पिरल सीम या हेलिकल सीम की बात कर रहे थे, तो ये डायग्राम में क्या है, ये आप स्ट्रेट सीम देख रहे हो, सीधा सीधा लगा हुआ है, ये स्ट्रेट सीम है आपका। ठीक है, ये सीधी लाइन जो दिख रही है ये आपका स्ट्रेट सीम है, और ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका हेलिकल या स्पिरल पाइप है, जिससे कि आप इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या स्ट्रेट, और दूसरा स्पिरल।
ठीक, कंटिन्यूअस सॉलिड फिलर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर की तरफ से जो आप देख रहे थे वो उभरा हुआ हिस्सा। पाइप वेल्डिंग जो होती है दोनों साइड से होती है। पहले हम क्या करते हैं, बाहर से जोड़ते हैं और फिर एक बार अंदर से जोड़ते हैं। जनरली मोटे पाइप के लिए, मोटी थिकनेस के पाइप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दिक्कत क्या होती है, सॉ वेल्डिंग पाइप में थोड़ा सा क्रैकिंग या कोरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये जो पाइप ज्वाइंट्स लगाए जाते हैं ये दो तरीके से लगाए जाते हैं। एक होता है वेल्डिंग जो की जा रही है, एक तो सॉकेट वेल्ड तरीके से की जाती है, दूसरा बट वेल्ड तरीके से की जाती है। देख लेते हैं ये कैसे होते हैं। सॉकेट वेल्ड जो होता है वो दो अलग अलग साइज के पाइपों को जोड़ने के लिए हम हमेशा प्रयोग करेंगे किसका, सॉकेट वेल्ड का। कम से कम पाइप के व्यास को अधिक से अधिक कम व्यास के पाइप को अधिक व्यास के पाइप से जब आप जोड़ोगे, ठीक है, दो अलग अलग साइज को, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बस एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो कम साइज का पाइप है वो हमेशा अंदर की ओर होना चाहिए, और बड़े साइज का जो पाइप है जिसका डायमीटर व्यास ज्यादा है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। इसमें वेल्डिंग के लिए कम से कम हम 4 इंच से कम व्यास के पाइपों का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल और क्विक प्रोसेस होती है ये। स्मॉल स्पेसिफिकेशन की बट वेल्डिंग के साथ करना मुश्किल होता है। इससे आप अलॉय स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील सभी पाइप की वेल्डिंग कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा क्या होता है, इस पाइप की फिटिंग का यूज प्रेशर पर टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सपेंसिव मटेरियल के साथ नो लीकेज फिटिंग पाइपलाइंस को ले जाने में किया जाता है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इधर जो है ये बड़ा डायामीटर है आपका, ये छोटे डायामीटर का पाइप है, और इसको यहाँ पर इस तरीके से फिलेट वेल्ड से जो है वो जोड़ा गया है। कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है, ये फिलेट वेल्ड जोड़ा गया है आपका। और ये थोड़ा एक्सपेंशन, इसमें जो है थोड़ा सा ये पूरी दूरी तक नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, ताकि जब ये ठंडा हो, गर्म किया जाए वेल्डिंग के लिए, तो ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो पाए। तो एक थोड़ा सा गैप मेंटेन करके इसकी हम लोग क्या कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था बट वेल्ड। बट वेल्ड में क्या करते हैं, जब दो समान व्यास के पाइप लेते हैं वहां पर हम लोग बट वेल्ड करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जब सॉकेट वेल्ड कर रहे थे तो वहां पर हमें किनारे नहीं तैयार करने पड़ रहे थे। यहाँ पर जो है जब बट वेल्डिंग आप करते हैं तो यहाँ पर आपको किनारे तैयार करने पड़ जाते हैं। इसे बोलते हैं एंड बिवेल्ड। ठीक है, एंड्स जो हैं इसके बिवेल्ड होते हैं, करीब इनर एंगल जो होता है उनका 37.5 डिग्री के आसपास में इनकी जोड़ के रखते हैं। टाइटेनियम पाइप्स, ड्यूप्लेक्स स्टील, निकल बेस्ड अलॉयज आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे जॉइंट्स लगा सकते हैं आप, तो डायग्राम में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बट ज्वाइंट, ठीक है, सामने सामने रख के, टी ज्वाइंट, ये करीब ऐसे 90 डिग्री पे 45 के ऐसा एंगल काट के। ठीक है, ब्रांच पाइप ज्वाइंट, ब्रांच पाइप ज्वाइंट में मतलब किसी भी एंगल पर आप उसको काट के रख सकते हैं। एल्बो ऐसे इस तरीके से 90 डिग्री पे रख के, या बेल और स्पाइगॉट तरीके से आप इसको, बेल और स्पाइगॉट तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। बेल और स्पाइगॉट में क्या होता है, जो उभरा वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेल, और जो सीधा हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कॉट। तो इसको क्या होता है, ऐसे फिक्स करके जो है वो जोड़ा जा सकता है। किस किस पोजीशन में रखकर वेल्डिंग करते हैं, जैसे मैं आपको बात करी थी कि यहाँ पर तो प्लेट है नहीं, प्लेट में सीधे तरीके से वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है, पाइप है, तो आपको पोजीशंस अलग अलग रखनी पड़ेंगी या फिक्सचर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के फिक्सचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइप वेल्डिंग पोजीशंस बेसिकली जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, फिक्स वेल्डिंग पोजीशन और रोल वेल्डिंग पोजीशन। फिक्स वेल्डिंग पोजीशन को हमने फिर डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में, अपहिल वेल्डिंग और डाउनहिल वेल्डिंग। फिक्स्ड वेल्डिंग पोजीशंस में क्या होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है, फिक्स्ड मतलब कि ये इसकी पोजीशन क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है, मतलब बिना घुमाए आपको उसी पोजीशन में वेल्डिंग करनी होती है। ठीक है, पोजीशंस की बात कर लेते हैं हम। जो पाइप वेल्डिंग में हम 4 तरीके की पोजीशंस का प्रयोग करते हैं। अगर ग्रूव वेल्डिंग की बात करें तो 1G पोजीशन, ठीक है, 1G पोजीशन होती है आपकी हॉरिजॉन्टली रोल्ड पोजीशन वेल्ड, मतलब इसको हॉरिजॉन्टली जो है वो रोल किया जाता है और वेल्डिंग की जाती है। 2G होता है आपका वर्टिकल पोजीशन। 5G होता है हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड पोजीशन। हॉरिजॉन्टली फिक्स रखेंगे और फिर वेल्डिंग करेंगे, तो दो तरीके से इसमें करते हैं आप, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड।
इसको अपहिल या डाउनहिल वेल्डिंग भी बोलते हैं आप। 6G वेल्डिंग में आप कह सकते हैं इसको पाइप को 45 डिग्री के करीब पर तिरछा रखकर जो है वो वेल्डिंग की जाती है। ये डायग्राम से समझते हैं। ये आपकी 1G वेल्डिंग है। देखिए इसमें पाइप को क्या किया है, रोलिंग पोजीशन पे रखा है। ये पाइप घूम सकता है और आप इसको घुमाकर ऐसे वेल्डिंग कर लेंगे। 2G पोजीशन में ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल रखा गया है और इस हिसाब से आप इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। 5G पोजीशन में क्या है कि पाइप को फिक्स्ड रख दिया गया है हॉरिजॉन्टली और इसमें वेल्डिंग करेंगे तो इसमें आप पाइप फिक्स्ड है तो आप एक साइड ही वेल्डिंग कर पाएंगे, दूसरी साइड वेल्डिंग करने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा दूसरी साइड में। इंक्लाइंड पोजीशन में ये देखिए 45 डिग्री बेस से अक्ष से इसको टिल्टेड रखा गया है, इंक्लाइंड रखा गया और फिर हम इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं। वर्टिकल पोजीशन में हम दो तरीके की वेल्डिंग कर रहे थे, अपहिल और डाउनहिल वेल्डिंग। अपहिल वेल्डिंग जो होती है ये डायग्राम में देखते हैं। अपहिल वेल्डिंग क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग करना। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग करना मतलब 6 to 12। अगर हम एक घड़ी की बात करें तो 6 to 12 वेल्डिंग जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, अगर क्लॉक पोजीशन में 6 से 12 तक जाना जो है वो क्या कहलाता है, आपका अपहिल वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, मोटे या भारी पाइपों के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रेशर पाइप्स, हाई प्रेशर मतलब जो उनको हाई प्रेशर फ्लूइड कैरी करना है, उन पाइप्स की वेल्डिंग जो है वो अपहिल पोजीशन में ऑलवेज की जाती है। डाउनहिल पोजीशन की बात करते हैं। डाउनहिल पोजीशन में क्या होता है, 12 to 6, 12 से 6। ठीक है, तो क्लॉक में क्या होता है 12 से 6 मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो इसमें क्या होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हम वेल्डिंग करेंगे। हल्के पाइप की वेल्डिंग इस मेथड से की जाती है और ये जो होते हैं ये लो प्रेशर वेल्ड किए जाते हैं। रोल वेल्डिंग, ठीक है, रोल वेल्डिंग मैंने बोला था ना, पोजीशन फिक्स्ड नहीं रखते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। तो रोल वेल्डिंग जो होती है ये एक आर्क वेल्डिंग की आप दूसरी विधि भी मान सकते हो। इसमें फ्लैट और डाउन हेड पोजीशन में आसानी से वेल्डिंग की जा सकती है। रोलिंग मेथड में क्या होता है, सबसे मेन चीज है यहाँ पर आपको टैकिंग करनी पड़ती है और फिर उन्हें फिक्सचर में लगे रोलर पर रख देते हैं। रोलर पर पाइप को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर इसको टैग कर देते हैं। ये रोलर्स आपके लगे हुए, मान लीजिए यहाँ पे रोलर्स लगे हुए हैं, इसको हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं ए से लेके बी तक। ठीक है, अपहिल की अगर हम बात करें ए से बी तक और यहाँ पर डी से सी तक यहाँ पर वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ए से 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसको क्या करेंगे हम 90 डिग्री मूव कर देंगे। तो ए को 90 डिग्री मूव करोगे, 90 डिग्री पोजीशन ये है, तो ए जो है आपका वो यहां आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये सी हो जाएगा और ये डी। ठीक है, तो 90 डिग्री मूव किया तो कुछ ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब क्या होगा, पोजीशन चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, डी से ए तक वेल्डिंग करेंगे और सी से बी तक। तो इस तरीके से वेल्डिंग करने से ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रोल वेल्डिंग और पूरा पाइप आपका आसानी से वेल्ड जो है वो हो जाता है। ठीक है, डी से सी तक पाइप को 90 डिग्री घुमाते हैं और फिर डी से सी और सी से बी तक वेल्डिंग की जाती है। प्रोसीजर ऑफ पाइप वेल्डिंग। पाइप वेल्डिंग में सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो देख लेते हैं। गैस और इलेक्ट्रिक आप किसी भी द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। पाइप वेल्डिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एज प्रिपरेशन होती है, कोण सज्जा, वो बहुत जरूरी होती है। किनारों के बाहर का कोण जो है वो 37.50 डिग्री व अंदर को कोण करीब 75 डिग्री आपको रखना पड़ेगा। और ये बिवलिंग, ये जो एज प्रिपरेशन होती है थोड़ी सी टफ होती है, इजी नहीं होती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं ये एज प्रिपरेशन करने के लिए या एंड बिवल करने के लिए। ठीक है, इसके द्वारा आप किसी भी वेल्डिंग टेक्निक या किसी भी वेल्डिंग पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पाइप वेल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। प्लेट वेल्डिंग के बारे में आपको जानकारी पहले से है, तो इसके बारे में अंतर देखते हैं। प्लेट वेल्डिंग जो होती है, आप इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि प्लेट वेल्डिंग की जो सेटिंग होती है वो क्या होती है, आसानी से की जा सकती है। पाइप वेल्डिंग की सेटिंग के लिए जो होती है, फिक्सचर्स की आपको आवश्यकता पड़ती है, फिक्सचर्स पे रखना पड़ता है, सेट करते हैं और फिर वेल्डिंग करते हैं। एक ही पोजीशन में आप वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। पाइप वेल्डिंग में अगर पाइप फिक्स्ड है तो आप एक पोजीशन में वेल्डिंग करना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी।
प्लेट वेल्डिंग में एज प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से की जा सकती है। कोर्स एज पाइप वेल्डिंग में एज प्रिपरेशन के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। प्लेट वेल्डिंग में बिना टैकिंग के भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन पाइप वेल्डिंग में आपको सही पोजीशन में रख के टैकिंग करना बहुत जरूरी है, वरना उसके अलाइनमेंट जो है वो गड़बड़ हो सकते हैं। डिस्टॉर्शन की संभावना प्लेट वेल्डिंग में कम होती है, जबकि पाइप वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। सुराख होने की संभावना कम होती है और यहाँ पर पाइप वेल्डिंग में सुराख होने की संभावना अधिक होती है। प्लेट वेल्डिंग में अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1G, 2G, 3G और 4G वेल्डिंग में पाइप की पोजीशंस में वेल्ड किया जाता है, जबकि पाइप वेल्डिंग में हमने 4 पोजीशंस पढ़ी थी, वो थी 1G, 2G, 5G और 6G में वेल्डिंग की जाती है। प्लेट वेल्डिंग में वेल्डिंग से नीचे सीलिंग रन आसानी से भरा जा सकता है, लेकिन पाइप वेल्डिंग में जो है वो सीलिंग रन भरना अंदर की साइड से मुश्किल होता है। जब आप ये आपने किया था सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, वहां पर इसको भरना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। धन्यवाद। आशय है कि आपको ये समझ में आया होगा।